डेट है आज 28 अक्टूबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है मोबाइल हॉस्पिटल्स अंडर पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ये कुछ दिन पहले ही अभी लॉन्च किया है रिसेंटली, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। इसके अंतर्गत हेल्थ सिस्टम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। और हेल्थ सिस्टम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है? हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, और ये मोबाइल हॉस्पिटल का ये प्रोविजन भी रखा है इस मिशन में। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है इस मिशन के अंतर्गत ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे टेस्ट होंगे जो फ्री होंगे उपलब्ध। बहुत सारे टेस्ट होंगे जिन्हें पुअर पीपल फ्री में आसानी से कम खर्चे में करा सकते हैं, और उनका खर्चा बिल्कुल भी नहीं होगा बहुत सारे टेस्ट के लिए। ये देखो, फर्स्ट टाइम एशिया में ऐसा हुआ है, पूरे एशिया में फर्स्ट टाइम 2 कंटेनर बेस्ड हॉस्पिटल्स होंगे। ये मोबाइल हॉस्पिटल होंगे। मोबाइल का मतलब क्या है? ये मोबाइल वो नहीं है जो आपके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल का मतलब है चलता फिरता होता है। कि 2 कंटेनर होंगे, मान लो ये 2 डिब्बे हैं, ये रेल में होंगे या फिर एयर के जरिए ये कनेक्ट किए जाएंगे। मान लो कहीं पे हॉस्पिटल फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, और मान लो कहीं पे डिजास्टर आ गया, क्लेमिटी आ गई, संकट या आपदा आ गया, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, साइक्लोन आ गया, कुछ भी आ गया, वहाँ पे हॉस्पिटल की ज़रूरत है। भाई साहब, लोग बाग मर रहे हैं, वहाँ पे इंजर्ड हो गए, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया लोगों का बहुत ज़्यादा, तो ऐसी कोई परेशानी आ गई है तो ऐसे इस केस में तो ये रेल के द्वारा रेल के डिब्बे में जोड़ देंगे, इन्हें रेल के डिब्बे को ही बना देंगे। मान लो हॉस्पिटल 2 डिब्बे रेल के हॉस्पिटल बने हुए हैं, सारी फैसिलिटी उपलब्ध होंगी। ट्रेन जाएगी वहाँ जाके, वहाँ पैसेंजर जो भी मान लो पर्सन को नुकसान हुआ, इंजर्ड है कोई भी, हॉस्पिटल में दाखिल कर देंगे, रेल में ही हॉस्पिटल होगा। ऐसी एयर के द्वारा कहीं पे एयरप्लेन के जरिए होंगे, एरोप्लेन में, हवाई जहाज में हॉस्पिटल्स वगैरह की फैसिलिटी। तो इस केस में जहाँ पे मान लो ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है, एरोप्लेन की कनेक्टिविटी है, तो वहाँ पे एयर के जरिए या हेलीकॉप्टर के जरिए पहुँचा देंगे। तो ये मोबाइल हॉस्पिटल की तरह काम करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मतलब टारगेट, लक्ष्य क्या है इसका? यही है जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये देखो, अर्बन एरियाज़ में तो अच्छा होता है, शहरी क्षेत्र में, लेकिन रूरल एरियाज़ में नहीं होता। तो इनके बीच में जो गैप है वो गैप ख़त्म करना है, जो कि जितने भी मान लो इन्फेक्शस डिसीज़ हैं, पैथोजन हैं, इनको रोकना है जो बॉर्डर एरिया से आती हैं, और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हॉस्पिटल वगैरह डिस्ट्रिक्ट में, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम देखो एक मेडिकल कॉलेज हो। ये इसका टारगेट है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, पहली बार 2018 में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग हुआ है। डायलॉग का मतलब ये समझ लो एक कॉन्फ्रेंस हुई है। कॉन्फ्रेंस मतलब मीटिंग। ये अपेक्स इंटरनेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस है इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी की ये मीटिंग होती है। इसमें स्ट्रेटजिक लेवल पे कैसे मैनेजमेंट करें ये सब कुछ देखते हैं। इसका टारगेट क्या है, एम? इसमें देखो जो इंडो पैसिफिक जोन है, इंडो पैसिफिक जोन का मतलब इंडियन ओशन और ये पैसिफिक ओशन, ये वाला एरिया है। इस एरिया में मैरी टाइम सिक्योरिटी कैसे रखी जाए। मैरी टाइम जहाँ पे भी वर्ड आ जाए इसका मतलब है ओशन से रिलेटेड, यानी कि मैरी टाइम सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया जाए, और जो यहाँ पे चैलेंजेज हैं, चुनौतियाँ, उनको कैसे रोका जाए, कैसे निपटा जाए, और अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज किया जाए। अपॉर्चुनिटी मतलब मौके। इस साल की थीम क्या है इसकी 21st सेंचुरी की? देखो, इवोल्यूशन इन मैरी टाइम स्ट्रेटजी ड्यूरिंग 21st सेंचुरी, इम्पेरेटिव चैलेंजेस एंड वे अहीड, इसकी थीम है इस साल की। ये देखो, मैरी टाइम जो स्ट्रेटजी है ये इंडो पैसिफिक जोन में इवोल्यूशन होता आ रहा है इसका, कि यहाँ पे कई बार हमने पढ़ा है कि इंडियन ओशन के आसपास जो भी नेशन है ये, इनकी कई बार मीटिंग होती है कि मैरी टाइम सिक्योरिटी के लिए, और इंडिया और भी कई सारी कंट्री से पार्टिसिपेट करता है इस एरिया की सिक्योरिटी के लिए, इंडो पैसिफिक जोन के लिए। और क्वाड भी है। क्वाड 4 देशों का ग्रुप है क्वाड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। तो इसकी सिक्योरिटी के लिए काम करता रहता है इंडिया, कि यहाँ पे सिक्योरिटी हो, आसानी से ट्रेड हो सके। जो शिप के द्वारा, पानी के जहाज़ के द्वारा ट्रेड होती है वो आसानी से हो, यहाँ पे कोई घुसपैठिया वगैरह माल वगैरह ना छीने, सिक्योरिटी रहे, सुरक्षा रहे, कोई आतंकवादी गतिविधियाँ ना हो। तो ये सब यहाँ पे मैरी टाइम सिक्योरिटी उपलब्ध कराने के लिए, और मैरी टाइम कनेक्टिविटी हो, रीजनल कनेक्टिविटी, पोर्ट के जरिए, बंदरगाह के जरिए कनेक्टिविटी हो, ये सब इंश्योर करने के लिए इसमें अभी ये कॉन्फ्रेंस हुई है नेवी की। तो ये इसमें अवेयरनेस स्ट्रेटजी अपनाई जाएंगी और कोऑपरेशन स्ट्रेटजी अपनाई जाएंगी। यही सब कुछ लिखा है इसमें, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन। देखो, एक सेंटर है ये, 2014 में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इस सेंटर को बनाया था, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर।
साइबर क्राइम जितने भी होते हैं, साइबर क्राइम का मतलब है ऐसे अपराध जो इंटरनेट के जरिए करे जाते हैं। जैसे किसी का डेटा हैक कर लिया, चोरी कर लिया, आपका फ़ोन मान लो किसी ने हैक कर लिया, आपके फ़ोन में वायरस भेज दिया, वो आपके फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन भेज देगा ईमेल के जरिए, या वो जिसने भी मान लो वायरस या कोई भी मालवेयर भेजा है, कुछ भी ऐसा सॉफ्टवेयर भेज दिया मालवेयर, वो आपके डेटा चुरा लेगा, आपके फ़ोटो इमेज वगैरह या कोई और पीडीएफ फाइल वगैरह डेटा चुरा सकता है। तो ऐसे ये साइबर हैकिंग या साइबर क्राइम जो होते हैं, इनको रोकने के लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बनाया था 2014 में, 2014 में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने। तो ये ऑफिस कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट एजेंसी जो नेशनल लेवल पे, ताकि साइबर सिक्योरिटी के जो मैटर्स हैं, मामले हैं, उनको हल किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेमवर्क फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑफ ड्रोन्स। ड्रोन्स क्या होते हैं? ड्रोन्स देखो छोटे छोटे हेलीकॉप्टर टाइप के होते हैं। ये हमारे जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी न्यूज में इसलिए है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने ट्रैफिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाया ड्रोन्स के लिए। फ्रेमवर्क का मतलब है कुछ रूल्स बनाए, नियम इसके लिए कि ट्रैफिक को कैसे मैनेजमेंट करेंगे अगर ज़्यादा ट्रैफिक हो गया ड्रोन्स का आसमान में। ये देखो ड्रोन्स इस तरह के होते हैं, इसमें कैमरा भी लगे होते हैं और इसके जरिए देखो बम वगैरह भी कहीं पे भेज सकते हैं, फोड़ सकते हैं, बहुत सारे कामों के लिए यूज हो सकता है इसका। अभी जो रूल बनाए, ये रूल बनाए ड्रोन्स रूल 2021 के अंदर, जो नया फ्रेमवर्क तैयार किया है ड्रोन मैनेजमेंट, जो फ्रेमवर्क बनाया है, ये 2021 के जो रूल्स हैं कुछ समय पहले ही बनाए थे और इसके लिए स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, आप पॉलिटी की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो उसमें। तो इसी के अंतर्गत ये फ्रेमवर्क तैयार किया है कि ट्रैफिक, अगर ज़्यादा ट्रैफिक हो जाए, मान लो बहुत सारे ड्रोन्स ऐसे घूम रहे हैं आसमान में, और इनको मैनेज कैसे करेंगे, इनका प्रबंधन कैसे करेंगे, इसके मैनेजमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, गाइडलाइंस तैयार की हैं। इस फ्रेमवर्क में क्या कहा है? इसमें कहा है गवर्नमेंट ने देखो पब्लिक प्राइवेट थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर जो होंगे वो क्या है, एयर स्पेस में 1000 फीट के अंदर इसकी मूवमेंट को मैनेज करेंगे। जैसे ड्रोन्स मान लो अर्थ से 1000 फीट की दूरी पे अगर उड़ रहे हैं, उनका मैनेजमेंट किसके हाथ में दे दिया? थर्ड पार्टी के हाथ में। तो ये थर्ड पार्टी क्या है? कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन, व्यक्ति, आदमी या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी हो सकती है, कि इसको कह दिया कि भाई साहब आप हो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, ये आप देखभाल करोगे 1000 फीट तक जो ये एयर स्पेस में ड्रोन्स वगैरह उड़ रहे हैं, ये सही से उड़ रहे हैं, इनका मैनेजमेंट आप देखोगे। फ्रेमवर्क ये अलाउ करता है थर्ड पार्टी सर्विस को, प्रोवाइडर को ये सारी सर्विस देगा। मतलब जिसको ड्रोन उड़ाना है उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है ना रूल्स के अंदर, तो रूल्स के अंदर जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है जो, इसके पास जाके भी रजिस्टर करा सकते हैं। फ्लाइट की प्लानिंग कर सकते हैं, डायनेमिक डीकॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, या कोई सप्लीमेंट्री डेटा लेना है वो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से ले सकते हैं। कोई भी मान लो ड्रोन के बारे में उड़ाना चाहता है, जैसे बहुत सारी कंपनी या कोई इंडिविजुअल रिसर्च करते रहते हैं ना ड्रोन्स के लिए, तो ड्रोन्स उड़ाते हैं, तो ड्रोन्स उड़ाने के लिए भी लिमिट रखी हुई है कि कितनी ऊंचाई तक आप उड़ा सकते हो। ये ड्रोन्स रूल्स 2021 में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, और इसमें ग्रीन जोन, रेड जोन भी आइडेंटिफाई किए थे गवर्नमेंट ने इन रूल्स के अंदर, तो वो आप लेक्चर देख सकते हो अच्छे से। तो इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि ट्रैफिक को मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, इसका फ्रेमवर्क बनाया है, और थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है जो, उसके हाथ में दे दिया है कि भाई साहब आपके पास ये रजिस्ट्रेशन होगा, आपके पास सारा डेटा उपलब्ध होना चाहिए इनको देने के लिए कि किस टाइम पे स्पेस खाली है, उस टाइम पे आप ड्रोन उड़ा सकते हो, अपनी रिसर्च वगैरह कर सकते हो। ये सप्लीमेंट्री जो सर्विस होंगी जो प्रोवाइडर देगा, ये देखो इसकी कोई फ़ी भी चार्ज कर सकता है, ये सर्विस फ़ी भी ले सकता है सर्विस प्रोवाइडर, कोई कंपनी वगैरह का जिसको ये हाथ में दिया है कि भाई साहब ये कोई फ़ी भी ले सकता है। जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, इसके लिए अनमैन्ड का मतलब कोई आदमी थोड़ी ना उड़ाता है, रिमोट कंट्रोल से चलते हैं ये ड्रोन वगैरह। तो ये ड्रोन्स जो नैनो ड्रोन्स हैं उनको छोड़ के, जो नैनो ड्रोन्स होते हैं, छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं, नैनो ड्रोन्स का मतलब छोटे, बहुत ही छोटे ड्रोन जो ग्रीन जोन में उड़ते हैं, जहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउ होता है, उनको छोड़ के बाकी के सारे ड्रोन क्या है, उन्हें मैंडेटरी है कि रियल टाइम लोकेशन अपनी देनी पड़ेगी, या तो सर्विस प्रोवाइडर को दोगे या सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे अपनी लोकेशन की कहाँ पे उड़ रहे हो, या थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के जरिए प्रोवाइड करोगे। जिसको मान लो एक ये एरिया, एक डिस्ट्रिक्ट है, इसमें कोई कंपनी को सर्विस प्रोवाइडर बना दिया, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, तो उसको अपनी लोकेशन प्रोवाइड करोगे और वो देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये सर्विस प्रोवाइडर कोई फ़ी चार्ज कर सकते हैं, ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, और ये फ़ी में से कुछ अपना शेयर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी दे सकता है, क्योंकि ये मैनेज करती है ये एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट को, ATM मतलब एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। अब ये ज़रूरी क्यों है कि सेपरेट फ्रेमवर्क बनाए ड्रोन्स के लिए? ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है, करंट जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के लिए
ट्रैफिक कैसे मैनेज करें, इसका कोई फ्रेमवर्क नहीं है। तो इनका अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का इंटीग्रेशन करने के लिए इंडियन एयर स्पेस में ये ज़रूरी था कि इनके लिए रूल्स बनाए जाएं। नेक्स्ट ये है कि जो ट्रेडिशनल ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के द्वारा ये मैनेजमेंट किया जाता है मैन्ड एयरक्राफ्ट के लिए। ये क्या है, जो ट्रेडिशनल ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर प्रोवाइड करता है मैन्ड एयरक्राफ्ट के लिए। ये इनका ड्रोन ट्रैफिक का देखो, ये हाई लेवल पे क्या है, मैनेज नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ये मान लो एटलीस्ट 100 टाइम्स हायर हैं, जो ट्रेडिशनल एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट मैनुअली किया जाता है या ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर होती है, अगर मान लो ये 100 टाइम्स हायर उड़ रहे हैं, 100 टाइम्स हायर हैं, अगर इनका मान लो पहले यहाँ एक स्पेस में ये कोई एरिया है, यहाँ पे मान लो 2-3 ड्रोन उड़ रहे हैं, लेकिन अगर मान लो ये बहुत ज़्यादा ड्रोन उड़ाया जाए यहाँ पे, तो पता नहीं लगेगा ना कि कौन सा किसका ड्रोन है भाई साहब। तो उनके रजिस्ट्रेशन के लिए एक फ्रेमवर्क तो होना चाहिए। तो अगर बहुत ज़्यादा मान लो 100 से ज़्यादा ड्रोन वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है ड्रोन्स की, तो इसलिए ड्रोन्स के रूल बनाने ज़रूरी हैं। अब ड्रोन मैनेजमेंट इंडिया में होता कैसे है, ये 15 सितंबर को देखो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में ये ड्रोन जो बनाती हैं कंपनियां, इनको भी रखा गया इस स्कीम में। ये PLI स्कीम है क्या, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये स्कीम ये है, ये स्टार्टिंग में चलाई गई थी 2020 में, मार्च 2020 में। इसमें यह था कि जो कोई कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट वगैरह बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट कोई भी हो गया, मान लो आप मोबाइल वगैरह बनाती हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का कोई प्रोडक्ट, मोबाइल या कोई भी फ़ैन वगैरह कोई भी हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसके लिए स्टार्टिंग में चलाई थी कि जो भी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगी, गवर्नमेंट उसे सहायता देगी, इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी, यानी कि बेनिफिट देगी कुछ, कि भाई साहब आप ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, क्यों आपको इतना % का छूट दे दिया आपके टैक्स में, या आपको इतने % का और पैसे दे दिए कि और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करो। लेकिन बाद में इसमें ड्रोन्स बनाने वाली कंपनी को भी रख दिया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन्स बनाएंगे, ये कंपोनेंट बनाएंगे, तो आपको भी 3 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए इसके लिए अलोकेट किए थे। 2021 में देखो 25 अगस्त को ड्रोन्स रूल बनाए इंडिया ने। इसमें यह था कि पहले ड्रोन्स को अगर मान लो ऑपरेट करना है ड्रोन्स को, तो पहले रजिस्टर कराने के लिए उसे क्या है 25 रेगुलेशन थे, रूल्स थे, उनको घटा के 5 कर दिया। और पहले 72 तरीके की फीस देनी पड़ती थी, ये चार्ज करती थी गवर्नमेंट ऑपरेटर से जो भी ड्रोन्स उड़ा रहा है, तो ये रिड्यूस करके 4 कर दी 72 से। अब इन रूल्स की, जो ड्रोन्स के रूल्स हैं, इनको इंप्लीमेंट करने की, रेगुलेशन करने की मतलब रेगुलेट करने की ज़रूरत क्या है, स्ट्रिक्टली क्या ज़रूरत है। देखो रिसेंटली ज़रूरत इसलिए है, बहुत सारे केस देखो आपने न्यूज़ में देखा होगा कि ड्रोन से एक्सप्लोसिव डिवाइसेस वगैरह बॉर्डर एरियाज़ पे यहाँ फोड़े गए, ब्लास्ट किए गए। एक्सप्लोसिव डिवाइस मतलब कोई बम वगैरह, ये इंडिया के बॉर्डर पे पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर जो बॉर्डर है अपना, इसे एयरफोर्स के जो स्टेशन वगैरह बने हुए हैं, वहाँ पे बहुत सारे ब्लास्ट हुए, वो ड्रोन्स के जरिए हुए। और पिछले 2 साल में देखो पाकिस्तान बेस्ड आउटफिट वगैरह आर्म्स, एम्यूनिशन, ड्रग्स वगैरह स्मगलिंग कर रही है ड्रोन्स के जरिए। ड्रोन्स में रख देती है भाई साहब हथियार, आर्म्स एम्यूनिशन हथियार सी होते हैं, वीपन्स वगैरह, या ड्रग्स, कोई मान लो ड्रग्स पहुंचानी है यहाँ पे, तो ड्रोन्स के जरिए पहुंचा देते हैं। तो ये पिछले 2 साल में बहुत सारे केस ऐसे देखे गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार 167 ड्रोन साइटिंग देखी गई हैं 2019 में पाकिस्तान बॉर्डर के पास, और 2020 में यही 77 ऐसी साइट देखी गई हैं जहाँ ड्रोन्स के जरिए ये स्मगलिंग वगैरह हो रही है और हथियार वगैरह की स्मगलिंग हो रही है। और देखो ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज़्यादा ये प्रोलिफरेट होने वाली है। प्रोलिफरेट का मतलब स्प्रेड होना, बहुत ज़्यादा फैलने वाली है, और ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा इसकी बहुत ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ड्रोन अटैक आगे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ड्रोन के जरिए अटैक कर सकते हैं किसी कंट्री पे बॉम्ब वगैरह रख के, तो ऐसे केस हो सकते हैं। तो इसलिए ड्रोन के उड़ाने के लिए हमारे इंडिया में रूल्स होना ज़रूरी है। और ड्रोन्स देखो सिक्योरिटी थ्रेट तो हो ही सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट जोन में, जैसे बॉर्डर एरियाज़ पे यहाँ सिक्योरिटी के लिए ड्रोन्स के लिए रूल्स हो कि बॉर्डर एरियाज़ में ड्रोन्स उड़ाना मना हो, ऐसे कुछ रूल्स बनाए हैं ड्रोन्स रूल्स 2021 में। तो सिक्योरिटी के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है ड्रोन्स को मैनेज करना। नेक्स्ट टॉपिक है AY.4.2। ये कोरोना का वेरिएंट है।
कोरोना का एक वेरिएंट निकला था डेल्टा वेरिएंट। कोरोना का वेरिएंट का मतलब क्या है? कोरोना का वेरिएंट का मतलब है जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस अपने आप को म्यूटेशन कर लेगा। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज। अब इसका नया भाई बन गया, मान लो ये कोरोना है, ये कोरोना वायरस है। अब इस कोरोना वायरस में ये आरएनए बेस्ड वायरस है, आपकी बॉडी में भी होते हैं आरएनए डीएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है ना इसका फुल फॉर्म। तो ये आरएनए बेस्ड वायरस है, इसमें आरएनए है अंदर और ये स्पाइक प्रोटीन है इसके ऊपर। अब जब ये वायरस जब भी बॉडी में जाता है किसी इंसान की में, तो ये रेप्लिकेट करने लगता है। रेप्लिकेट का मतलब होता है अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है, 1 से बने 2, फिर 2 से बने 4, 4 से बने 8, ऐसे मल्टीप्लाई करता है ये। तो ये मल्टीप्लाई करते टाइम ये भूल जाता है कि मेरा जो ओरिजिनल जैसा मैं था वो कैसा था। अब ये जब भूल जाएगा ना तो नया वेरिएंट बन जाएगा। ये मान लो कुछ इस तरह का था और ये जब चेंज होगा तो मान लो इस तरह का हो गया, इस तरह का हो गया ये जो है वायरस। तो ये नया जो बना है वायरस ये हो गया वेरिएंट। तो एक नया वायरस बना था डेल्टा वेरिएंट। अब डेल्टा वेरिएंट्स में से एक नया और निकल गया AY.4.2 कोविड-19 का। तो डेल्टा वेरिएंट को देखो इस नाम से भी जानते हैं B.1.617.2। ये इंडिया में अक्टूबर में पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था डेल्टा वेरिएंट कि कोरोना ने एक नया अपना भाई बना लिया। ये इंडिया में सबसे पहले देखा गया था। जो AY.4.2 नया वेरिएंट बना है इसको नाम दिया है डेल्टा प्लस, और यूके में इसको इस नाम से जानते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है ये नाम याद करने की, डेल्टा प्लस और डेल्टा वेरिएंट बस याद रखो। ये स्प्रेड कैसे होता है? देखो ये यूनाइटेड किंगडम में इसका ज़्यादा स्प्रेड देखने को मिला है। 96% केस यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिले इसके। यूनाइटेड किंगडम कहाँ पे है भाई साहब? ये देखो यहाँ पे, ये यूरोप है, ये यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे इसके केस ज़्यादा देखने को मिले हैं। उसके बाद इसके केस डेनमार्क, जर्मनी में, फिर यूएस, इजराइल, रसिया में भी देखने को मिले हैं कि AY.4.2 वेरिएंट देखा गया कोरोना का वहाँ पे। इंडिया की बात करें तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखे गए इसके केस। ये डेंजरस है क्या? जो पहला कोरोना वायरस था इसने नया वेरिएंट बना लिया, क्या उससे ज़्यादा खतरनाक है? देखो अभी तक तो ऐसा देखा नहीं गया कि इसके कोई सीवियर डिसीज़ वगैरह हो, तो अभी तक तो इतना खतरनाक है नहीं, ये नॉर्मल ही है। तो ये वेरिएंट वायरस इमर्ज कैसे होता है और क्यों होता है? देखो इसलिए होता है जब वायरस में एक या एक से ज़्यादा म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन का मतलब चेंज, जो हमने ऊपर समझा। ये बॉडी में जाकर रेप्लिकेट करने लगता है और ये देखो वायरस खुद चाहता है, ऐसी स्टेज पे पहुंचना चाहता है कि ये ह्यूमन के साथ साथ खुद भी रह सके, सर्वाइव कर सके। क्योंकि देखो अभी इसकी वैक्सीन बना ली है, अब वैक्सीन बना ली तो आगे मान लो कोरोना वायरस ह्यूमन को इफेक्ट नहीं कर पाएगा और फिर ये ह्यूमन में आ नहीं पाएगा, आ पाएगा लेकिन फिर भी देखो इतनी ज़्यादा डिसीज़ किसी को नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, भले ही बॉडी में चला जाए नुकसान नहीं पहुँचाएगा किसी इंसान की बॉडी को। तो ये चाहता है क्यों ना मैं, देखो वैक्सीन तो बनाई थी इस वायरस के लिए, पहला वायरस था मान लो ये इस वायरस के लिए, और इसने चेंज कर लिया, ये पहले ऐसा था और इसने चेंज कर लिया, ऐसा हो गया। तो अब वैक्सीन इस पे थोड़ी ना इतनी इफेक्टिवली काम करेगी क्योंकि तो नया वेरिएंट बन गया। तो इसलिए ये वायरस अपने आप को चालाक होता है, ये चेंज करता रहता है ताकि ह्यूमन के साथ रह सके। और चेंज करते करते इसका जो आरएनए होता है उसमें एरर हो जाती है और नया बन जाता है। कुछ इस तरह से इस डायग्राम में समझ सकते हो। मान लो पहला कोरोना वायरस ऐसा था, इसका आरएनए देखो इस तरह का है, बाद में चेंज हुआ, इसमें देखो ये पॉइंट पॉइंट से नीचे आगे, तो ये नया वेरिएंट बन के हो गया। अब ये देखो इस तरह से और नया भी बन सकता है, इसमें इस तरह से नए प्रोटीन जुड़ सकते हैं, इस तरह से चेंज हो जाता है। तो म्यूटेशन क्या है ऊपर हमने समझा, चेंज, ये जेनेटिक चेंज हो जाता है वायरस में। तो ये आरएनए बेस्ड है तो इसके आरएनए में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये रिसेंटली अभी न्यूज में जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूज में इसलिए क्योंकि इसने कहा है कि हम इंडिया को कमिंग ईयर में, इंडिया को और बहुत सारे जो इसके मेंबर हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देंगे, और खासकर इंडिया को। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसे एजुकेशन और हेल्थ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, और एजुकेशन के लिए मतलब कॉलेज स्कूल बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ के लिए मतलब कोई मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल वगैरह बनाने के लिए लोन देना। तो ये बैंक है जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये एक बैंक के लोन देता है। इंटरनेशनल बैंक है, बहुत सारी कंट्रीज़ के मेंबर है, पढ़ेंगे डिटेल में इसको। तो इंडिया के लिए कमिंग ईयर्स में लोन देगा सोशल और क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इसके साथ साथ देखो इंडिया का जो बैलेंस भी एस्टेब्लिश करेगा कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ये साथ साथ चले। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कोई रोड, रेलवे, पोर्ट वगैरह, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ऊपर समझ लिया है कि दोनों के लिए समान रूप में इंडिया खर्चा करे, दोनों को साथ लेके चले।
तो हमारे लिए ज़रूरी ये है AIIB है क्या। देखो स्पेशल लेक्चर इसका बना हुआ है अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे डिटेल में देखेंगे। मैं ब्रीफली बहुत ही शॉर्टकट में आपको बताऊंगा, इसमें भी लिखा हुआ सब कुछ है लेकिन मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। इसकी फुल फॉर्म हमने देख ही लिया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। एशिया और एशिया से बियॉन्ड भी इसमें कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं। इसके जब बना था तो 57 कंट्री फाउंडिंग मेंबर हैं जब बना था, बाद में बहुत सारी कंट्री और भी जुड़ी। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय चाइना की कैपिटल है जो राजधानी बीजिंग, वहाँ पे है ये बैंक। देखो 25 दिसंबर 2015 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ इसका और फोर्स में आ गया। जो टॉप 10 मेंबर इसके पहले थे वो 50% शेयर होल्डिंग रखते हैं इसमें। इसका टारगेट क्या है, लोन प्रोवाइड करता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। जो भी मेंबर कंट्रीज हैं इसकी जो भी हैं, लोन देता है ये। मेंबरशिप कितनी है अभी, 100 से ज़्यादा इसके मेंबर हैं अभी। वोटिंग राइट कितना है, चाइना का सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट है क्योंकि सबसे ज़्यादा बैंक को बनाने के लिए चाइना ने मनी प्रोवाइड की थी। तो चाइना 26.61% वोटिंग शेयर रखता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडिया का है 7.6%, मतलब सबसे ज़्यादा इस बैंक में चलेगी चाइना की, उसके बाद इंडिया की। और रसिया 6.01% शेयर होल्डिंग है और जर्मनी ने 4.2% पैसा दिया है इसमें, जितना भी इसमें मनी प्रोवाइड की थी स्टार्टिंग में। रीजनल मेंबर इसके देखो टोटल वोटिंग पावर रखते हैं 75%, मतलब रीजनल मेंबर जो आसपास चाइना, इंडिया, रसिया या आसपास के जो मेंबर हैं। इसको गवर्न कैसे किया जाता है, इसके देखो एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है। हर एक मेंबर जो कंट्री होता है, सदस्य होता है, वो एक गवर्नर और अल्टरनेटिव गवर्नर अपॉइंट करना अपनी तरफ से। और ये देखो जो अपॉइंटिंग मेंबर यानी कि कंट्री की प्लेजर पे काम करते हैं। प्लेजर का मतलब ये, जब मर्जी चाहे कोई देश इन्हें हटा सकता है और जब मर्जी चाहे दूसरा गवर्नर अपॉइंट कर सकता है। जैसे प्रेसिडेंट गवर्नर को करते हैं ना स्टेट में, जब मर्जी चाहे हटा देते हैं, जब मर्जी चाहे अपॉइंट कर देते हैं। तो इसी तरह से ये इनके पास भी ऑप्शन होता है। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, ये सारा काम काज संभालते हैं इसका। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है वो काम देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ये सारा काम देखते हैं। एक इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल होता है इसका, ये बैंक ने एस्टेब्लिश किया था ताकि प्रेसिडेंट और सीनियर मैनेजमेंट है बैंक का, उसकी जनरल ऑपरेशन इश्यूज या पॉलिसी बनाने में हेल्प करे। नेक्स्ट टॉपिक है साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। ये जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार हमें इसे डिस्कस कर चुके हैं, अब फिर न्यूज़ में है। ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि चाइना ने कहा है कि हम आसियान के साथ मिलकर, आसियान कंट्री है जो आसियान देखो 10 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। ये 1967 में बना था, 8 अगस्त 1967 में ये बना था। और इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, वहाँ पे हेडक्वार्टर है। जो ये 10 कंट्रियाँ कौन कौन सी है, ये देखो, ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप, यहाँ पे इंडिया के साइड में ये वाला रीजन को बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पे जो 10 कंट्री हैं, जैसे इंडोनेशिया 1, मलेशिया 2, यहाँ पे सिंगापुर 3 हो गया, ब्रुनई 4 हो गया, फिलीपींस 5 हो गया, कंबोडिया 6 हो गया, और ये आपका वियतनाम 7 हो गया, लाओस 8 हो गया, थाईलैंड 9 हो गया, और ये म्यांमार 10 हो गया। ये 10 कंट्री हैं यहाँ पे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बोलते हैं इनको। ये आसियान के मेंबर हैं। इनके आपस में बीच में ट्रेड बढ़े, व्यापार बढ़े और एक दूसरी कंट्री के बीच में कोऑपरेशन करें, ये तो टेक्नोलॉजी वगैरह को शेयर करें, इसलिए ये ग्रुप बना था। तो ये आसियान कंट्री के साथ मिलकर एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है साउथ चाइना सी के लिए, कि यहाँ पे साउथ चाइना सी में कुछ यहाँ पे इन सारी कंट्रीज़ के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये साउथ चाइना सी है, ये देख लो, ये हमारा वर्ल्ड मैप में ये देखोगे चाइना के इधर वाला हिस्सा, ये देख रहे हो आप, ये वाला हिस्सा, ये चाइना है, ये वाला हिस्सा है साउथ चाइना सी का। अब ये हम इस मैप में देख रहे हैं, ये वाला मैप। यहाँ पे देखो बहुत सारा आइलैंड है, पारासेल आइलैंड है यहाँ पे। आइलैंड कोई भी भूमि जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई होती है उसे बोलते हैं आइलैंड। तो यहाँ पे पारासेल है, स्पार्टली आइलैंड है, ये देखो स्कारबोरफ है, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड हैं, और यहाँ पे और भी आइलैंड है। इनके बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है, फिलीपींस चाइना के बीच में, वियतनाम चाइना के बीच में, ताइवान चाइना, ये जापान चाइना के बीच में, ये बहुत सारे यहाँ पे जो आइलैंड है उनको लेके डिस्प्यूट चलता रहता है। और चाइना देखो इतने, जो ये रेड लाइन दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं 9 डैश लाइन, इसको बोलते हैं 9 डैश लाइन। तो यहाँ तक अपना क्लेम करता है कि ये साउथ चाइना सी पे मेरा कब्जा यहाँ तक है, चाइना बोलता है। लेकिन अब यहाँ तक ले लेगा भाई साहब, ये देश के जो आसपास ये एरिया है ये भी तो अपना क्लेम करेंगे, क्योंकि अनक्लोज जो बना हुआ है, अनक्लोज क्या होता है अभी बताता हूँ, UNCLOS, अनक्लोज क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। ये सी के कुछ लॉ बने हुए हैं कि समुद्र में किसी देश का कितना हक रहेगा, कितना अधिकार रहेगा। जैसे हमारा इंडिया है, हर एक कंट्री का यही हक रहता है। इंडिया से ये बेस लाइन है, बेस लाइन से हम मान लो 12 नॉटिकल माइल तक जाएंगे,
नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर होते हैं, तो किलोमीटर में आप निकाल सकते हो इसको। तो 12 नॉटिकल माइल तक समुद्र की तरफ ये यहाँ पे सॉवरेन राइट होता है। और इसके बाद ये कंटिन्यूअस, ये सॉवरेन एक तरह से सॉवरेन राइट होता है, मतलब पूरा अधिकार इंडिया का रहेगा, कोई भी यहाँ पे आ जा नहीं सकता अगले 12 नॉटिकल माइल तक, यानी कि बेस लाइन से लगाएं तो 24 नॉटिकल माइल तक, उसको बोलते हैं कंटिग्यूअस जोन। वहाँ पे भी इंडिया का अधिकार होता है, मतलब हर एक राज्य का, हर एक स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री है, हर एक कंट्री का। और इससे मतलब बेस लाइन से अगर 200 नॉटिकल माइल तक जाएं, 200 नॉटिकल माइल, वहाँ पे क्या है, कंट्री का ये अधिकार होता है, लेकिन कोई दूसरी कंट्री भी आ सकती है, लेकिन उस कंट्री से पूछ के एक्सप्लोरेशन वगैरह कुछ करना है वहाँ पे कर सकती है। तो 1200 नॉटिकल माइल तक इसे बोलते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो देखो अब ये कंट्री है, जैसे हमने इसका एग्जाम्पल लिया था, ये वाली कंट्री, अब ये कंट्री का भी तो भाई साहब EEZ होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 200 नॉटिकल माइल्स तक। तो ये कंट्री भी तो क्लेम करेंगी, तो इसको लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है, विवाद चलता रहता है। बैकग्राउंड देखो यही है, 20th एनिवर्सरी इसकी हुई है अभी 20 साल पहले। चाइना ने आसियान के साथ कुछ रूल्स बनाए थे, कंडक्ट ये डिक्लेरेशन ऑन कंडक्ट ऑफ पार्टीज इन साउथ चाइना सी, मतलब यहाँ पे कैसे हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे और कैसे यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे साउथ चाइना सी में। तो ये डिक्लेरेशन थी 2002 में, चाइना ने आसियान के साथ ये डिक्लेरेशन, नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन अडॉप्ट की थी। ये नॉन बाइंडिंग है ना, बाध्यकारी नहीं है, लेकिन बाद में इस डॉक्यूमेंट ने एक और बाइंडिंग कोड ऑफ कंडक्ट लेके आए। बाइंडिंग का मतलब बाध्यकारी, कि इसे हर कोई देश मानेगा। ये डॉक्यूमेंट नोट करते हैं कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है साउथ चाइना सी में, ये पीस एंड स्टेबिलिटी लेके आएंगे इस रीजन में, शांति स्थापित करेंगे, एक दूसरी कंट्री एक दूसरे के साथ लड़ेंगे नहीं। ये इशू ये है कि बीजिंग क्या है, साउथ चाइना सी में बहुत सारे एरिया पे क्लेम करता है, 9 डैश लाइन तक हमने देखा ऊपर तक, ये चाइना क्लेम करता रहता है। ये रिसोर्स रिच सी है यहाँ पे, क्योंकि देखो बहुत सारे रिसोर्स संसाधन, पेट्रोलियम गैस वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं, और एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा ऐसे यहाँ पे रिच रिसोर्सेज मिल सकते हैं कि आगे हज़ारों सालों तक, मतलब सैकड़ों सालों तक ये यूजफुल हो सकते हैं। तो चाइना इसलिए क्लेम करता है, और बाकी की और सारी कंट्री भी, ब्रूनई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, ये क्लेम करते हैं अपना अपना। यहाँ पे देखो चाइना ने बहुत सारी मिसाइल वगैरह यहाँ डिप्लॉय की हुई हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट लगाए हुए हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल यहाँ पे तैनात की हुई हैं, डिप्लॉय की हुई हैं। और 2016 में इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने डिसीजन दिया था चाइना के अगेंस्ट कि भाई साहब अपनी मिसाइल वगैरह उठा के यहाँ से ले जाओ और आप इतना क्लेम मत करो, लेकिन चाइना ने इसके डिसीजन को नहीं माना। तो साउथ चाइना सी कहाँ पे, ये हमने देख ही लिया, यही लिखा, आप पॉज करके ये पढ़ सकते हो। इसके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में कौन कौन कंट्री हैं ये दी हुई हैं, हमने वहाँ पे देख ली हैं मैप में। और देखो यहाँ पे एक ताइवान स्टेट है जो ईस्ट चाइना सी को कनेक्ट करती है, और एक लुजान स्टेट है जो फिलीपींस सी को कनेक्ट करती है। देखो ताइवान स्टेट किसको कनेक्ट करती है, ईस्ट चाइना सी को, ये है ईस्ट चाइना सी, और ये साउथ चाइना सी, ये ताइवान है ये कंट्री, तो ये ताइवान को कनेक्ट करती है। ये देखो यहाँ पे ये ताइवान आपको दिखाई दे रहा है, ये ताइवान के बीच में ये है स्टेट। स्टेट होती है जल संधि बोलते हैं हिंदी में। स्टेट का मतलब जब कोई नैरो वाटर चैनल बड़े वाटर चैनल को कनेक्ट करे। ये साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी बड़ा वाटर बॉडी होगी, बड़ी लार्ज वाटर बॉडी, और ये छोटा हो गया, तो ये कनेक्ट कर रही है, तो ये जल संधि हो गई, स्टेट हो गई। ये है ताइवान के पास आपकी ये वाली स्टेट, ताइवान स्टेट। और लुजान स्टेट कहाँ पे, फिलीपींस सी को कनेक्ट करती है। ये यहाँ पे देखो फिलीपींस सी, ये फिलीपींस सी है यहाँ पे, और ये साउथ चाइना सी है। तो यहाँ से ये स्टेट जा रही है, ये है लुजान स्टेट। तो ये इनकी लोकेशन आपको याद रखनी है। बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी है देख ही चुके हैं। स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे देखो साउथ चाइना सी से पैसिफिक ओशन में और इंडियन ओशन में भी कनेक्टिविटी होती है स्टेट ऑफ मलेका की वजह से। स्टेट ऑफ मलेका कहाँ पे, ये देखो, ये आप वर्ल्ड मैप देख रहे हो, यहाँ पे ये सुमात्रा आइलैंड है, इंडोनेशिया की पार्ट है, और ये मलेशिया है। मलेशिया और सुमात्रा के बीच में ये जो स्टेट है, ये है स्टेट ऑफ मलेका। ये इंडियन ओशन और यहाँ पे साउथ चाइना सी से लेके पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है ये स्टेट। तो ये मलेका स्टेट भी आपको याद रखनी है। इंडोनेशिया मलेशिया को सेपरेट करके इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन को जोड़ती है, और साउथ चाइना सी को भी। जो अंकटाड है, एक यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसने एक रिपोर्ट में बोला कि यहाँ पे 1/3 ग्लोबल शिपिंग पासेज होते हैं, यानी कि शिप जहाज पास होते हैं और ट्रेड होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो जियोपॉलिटिकल पावर के लिए सिग्निफिकेंट है ये। चाइना कौन कौन से आइलैंड पे क्लेम करता है, चाइना क्लेम करता है पारासेल आइलैंड पे। ये चाइना, ताइवान, वियतनाम तीनों क्लेम करते हैं कि हमारा है, हमारा हमारा है। हमने पारासेल आइलैंड को देखा कहाँ पे, ये देख लो पारासेल आइलैंड यहाँ पे। और एक है स्पार्टली आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड भी देखो यहाँ पे, ये वाला, ये क्लेम करता है इस पे चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनई, फिलीपींस, अपना अपना बताते हैं सब। यहाँ पे स्कार बर्फ सोल है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है,
उन पे फिलीपींस, चाइना, ताइवान क्लेम करता है। 2010 से देखो यहाँ पे एक तरह से हेवन रीफ भी यहाँ पे है, रीफ एक आइलैंड ही है, जॉनसन साउथ रीफ, फीरी क्रॉस रीफ। ये चाइना अपना यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाता रहता है, जो अनइनहेबिटेड आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो उन पे कब्जा करता रहता है और इन्हें अनक्लोज के अंदर लाना चाहता है। अनक्लोज का मतलब वही लॉ जो मैंने बताए थे, मतलब 200 नॉटिकल माइल तक अगर चाइना के अंदर आ गए तो चाइना क्लेम कर सकता है इन पे। तो ऐसे इन्हें अपनी टेरिटरी के अंदर लाता रहता है, इन्हें ये क्लेम करता रहता है चाइना। नेक्स्ट टॉपिक है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया, कई बार देखो इसको हम पढ़ चुके हैं और स्पेशल लेक्चर भी बना हुआ है पॉलिटी की प्ले लिस्ट में, तो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसको। न्यूज में अभी इसलिए आया, आप सबको पता होगा 24 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, T20 मैच, क्रिकेट का मैच। तो वहाँ इंडिया हार गया था, पाकिस्तान जीत गया था। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स, छात्रों ने श्रीनगर में पटाखे फोड़े, सेलिब्रेशन किया, तो इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया इस अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में। स्टूडेंट्स को ये मार्क किया कि ये ओवरग्राउंड वर्कर हैं, ओवरग्राउंड वर्कर हैं। और ओवरग्राउंड वर्कर के रिगार्डिंग देखो 2019 में मेंस के पेपर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि ओवरग्राउंड वर्कर क्या है और कैसे काम करते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर ऐसे हो गए, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करते थे, सीक्रेट तरीके से छुप के वार करते थे, ऐसे ये ओवरग्राउंड वर्कर होते हैं। ये छुप के ये आतंकवादी गतिविधियां फैलाते हैं। एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के हैं ये ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो काम करते हैं एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो इंडिया के अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, एक तरह से आतंकवाद बढ़ाने के लिए काम करते हैं ये ओवरग्राउंड वर्कर। तो इन्हें ओवरग्राउंड वर्कर बताया गया। और जो भी गवर्नमेंट के द्वारा स्टूडेंट्स को बेनिफिट दिए जाते हैं, फ्यूचर में दिए जाएंगे, इनको सब कुछ मना कर दिया, डिनाई कर दिया। गवर्नमेंट ने ये मूव कैसे लिया, देखो अगर कोई बैट्समैन के लिए चीयर करे, पार्टी करे, कोई मान लो किसी भी कंट्री का बैट्समैन है, उसने अच्छा रन बनाया, अच्छी स्कोर करी, अच्छी परफॉर्मेंस दिया, उसका आप मान लो सेलिब्रेशन करो तो ठीक है, उसका कोई भी आप पे कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बोलेगी और आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा इस एक्ट के थ्रू। लेकिन भाई साहब, आप इंडिया में रह के और इंडिया के इंस्टीट्यूशन में, इंडिया के किसी कॉलेज में आप पाकिस्तान का एंथम गाओगे, पाकिस्तान का एंथम मतलब राष्ट्रगान, जैसे हमारा इंडिया का राष्ट्रगान है जनगण मन, ऐसे पाकिस्तान का भी राष्ट्रगान है। तो इंडिया में रह के आप पाकिस्तान का एंथम गाओगे तो आपको एंटी नेशनल एक्ट समझा जाएगा इस एक्ट को, यानी कि आपने राष्ट्र के विरुद्ध कोई एक्ट किया है, काम किया है। और ये एक्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में आता है। ये एक्ट पास किया गया था 1967 में। इसमें कहा है कि कोई भी अनलॉफुली एक्टिविटीज़ होगी, उसके मतलब किसी भी पर्सन को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करने के कारण गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक्ट में एब्सोल्यूट पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट गजेटी में, ऑफिशियल गजेटी में एक नोटिफिकेशन जारी कर देगी और कह देगी ये अनलॉफुल एक्टिविटी है, यानी कि अवैध एक्टिविटी है, ये गतिविधि है। और इसके थ्रू फिर इस एक्ट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट गिरफ्तार कर लेगी उस इंसान को। इसमें हाईएस्ट जो पनिशमेंट है वो डेथ पेनल्टी भी है, फांसी की सज़ा भी सुनाई जा सकती है और इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास। इसमें देखो इंडियन और फॉरेन नेशनल दोनों को गिरफ्तार किया जा सकता है, चाहे कोई भारत का नागरिक है, चाहे विदेशी यहाँ पे इंडिया में रहकर कोई क्राइम कर रहा है। ऐसा अगर इंडिया का नागरिक इंडिया में रह के कर रहा है या बाहर जाके फॉरेन लैंड पे भी कर रहा है कोई क्राइम जो इंडिया के अंदर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है, तो भी ये एक्ट में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। यूआपा एक्ट है जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, जो इसके थ्रू जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती हैं, जो जांच करती हैं, ऐसी एजेंसी मान लो निया है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको मैक्सिमम 180 डेज होते हैं चार्जशीट फाइल करने में। जब भी किसी आदमी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट में। तो ये इन्वेस्टिगेशन का टाइम होता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करके जल्दी से बताओ कोर्ट को कि हाँ ये आरोप जो लगे हैं सही है नहीं है। तो इसमें यूआपा एक्ट के थ्रू किसी आदमी को गिरफ्तार किया जाता है तो 180 दिन होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, उसके बाद वो चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर सकते हैं कि हाँ इस पे अपराध हैं जो सही हैं या गलत हैं। तो ये 180 डेज को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। 2019 में इस एक्ट में 1967 का जो एक्ट है 2019 में कुछ अमेंडमेंट किए, सुधार किए। इसमें जो सुधार ये किए कि जब भी ऐसे आरोप लगेंगे किसी की प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है। ये जो निया के जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो जब्त कर सकते हैं, ऑर्डर पास कर सकते हैं। और इस एक्ट में देखो जो स्टेट लेवल पे डीएसपी या एसीपी इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये पावर निया को दे दी गई, इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी को या उससे अब अधिकारी जांच कर सकता है इस एक्ट के अंदर।
इसमें ये प्रोविज़न भी है कि पहले सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको इंटरनेशनल यानी कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा सकता था, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को, लेकिन इंडिविजुअल पर्सन को, किसी एक आदमी को टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता था इस एक्ट के थ्रू। लेकिन अब इसमें यह भी डाल दिया किसी एक आदमी को भी टेररिस्ट, आतंकवादी डिक्लेयर किया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है इसके रिगार्डिंग 2 जून 2021 में। उसने कहा है कि देखो यूआपा एक्ट का जो सेक्शन 15 है बहुत ही वेग है, मतलब इसमें क्लियरली डिफाइन नहीं किया हुआ कौन सी एक्ट को अनलॉफुल समझा जाएगा, नहीं। तो इनको सेक्शन 15, 17, 18 को दिल्ली हाईकोर्ट ने इनके बारे में कुछ जजमेंट दिया, क्लैरिफाई किया। इसने कहा कि सेक्शन 15 देखो ऑफेंस ऑफ टेररिस्ट एक्ट से डील करता है, मतलब ऐसा कोई अपराध जो टेररिस्ट एक्ट में आता है तो वो अपराध समझा जाएगा और इसके थ्रू गिरफ्तार कर लिया जाएगा किसी आदमी को। नेक्स्ट कहा कि सेक्शन 17 पनिशमेंट देता है अगर कोई मान लो कोई टेररिस्ट एक्टिविटी को कराने के लिए फंड देता है, पैसा देता है, मनी देता है, तो ये भी क्या है, टेररिस्ट एक्ट ही समझा जाएगा और इसे सेक्शन 17 के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सेक्शन 18 ये बोलता है कि देखो कोई मान लो कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, षड्यंत्र में, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, कोई षड्यंत्र सीक्रेटली कोई प्लान बना रहे हैं टेररिस्ट एक्टिविटी करने के लिए, अगर उसमें कोई शामिल है षड्यंत्र में तो उसको सेक्शन 18 के अंदर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। कोर्ट ने देखो और भी कुछ ऑब्जर्वेशन किया, उसने कहा है इस एक्ट को क्या है, ये टेररिस्ट एक्ट को ट्रिविलाइज नहीं किया जाए, मतलब कि लाइटली नहीं लिया जाए। ऐसा नहीं है कोई किसी ने छोटी मोटी एक्टिविटी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला है तो आप उसको अनलॉफुल एक्टिविटी बता के और इस एक्ट के थ्रू गिरफ्तार कर लो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ये कहा है, अपने एक जजमेंट में भी बोला है, हितेंद्र विष्णु ठाकुर केस में बोला था कि आप इस एक्ट को एक्सट्रीम सिचुएशन में यूज करोगे, ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी एक्टिविटी के लिए भी ये लगाओगे, क्योंकि और सारी एक्टिविटियाँ उनसे डील करने के लिए ऑर्डिनरी पेनल लॉ हैं हमारे देश में, उन ऑर्डिनरी साधारण लॉ हैं जो कानून है उनको यूज करोगे। तो यही थे आज के लेक्चर में टॉपिक।